है एसआईआर का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए एसआईआर में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में पढ़ेगा क्या लिखा है? हाँ, ये बाबा साहब, मैं बताता हूँ आपकी बात भी, मैं मनीष जी आपकी बात भी बताऊंगा। बाबा साहब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार एसआईआर हुई साहब? वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के संविधान निर्माताओं के सामूहिक दूरदर्शिता का परिणाम था कि देश की आजादी के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक व मताधिकार लागू करके महिलाओं को भी वोटिंग राइट सुनिश्चित किया गया। ये बहुत बड़ी बात मैं यहां आपको, आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं। अमेरिका जैसे देश को, अमेरिका सर 1776 में मिली आजादी के बाद 144 वर्ष लगे सर महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए अमेरिका में। और सर इंग्लैंड में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, इंग्लैंड में 1918 में 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट मिला, और फिर 1928 में सभी महिलाओं को मताधिकार मिला। मतलब 2 बार, इंग्लैंड में भी 2 बार मताधिकार मिला। महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, और यहां बाबा साहब के कारण, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब के कारण उन्होंने कहा कि सबको मताधिकार दे दीजिए। अगर आप मताधिकार देते हैं, अदरवाइज यहां भी तो डिबेट जो है और तरह में जा रही थी संविधान सभा में। बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा हमारे बाद भी बहुत से देश आजाद होंगे, भारत को नेतृत्व करना चाहिए मताधिकार के मामले में। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे, एक आदमी एक वोट दे, एक ही वैल्यू हो, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण से सबको मताधिकार मिला। और बाबा साहब ने ये कहा संविधान सभा में, किसी ने कहा कि ये महिलाओं को मताधिकार अभी क्यों दे रहे हो, ये तो परिवार के जो मुखिया कहेंगे उसके अनुसार वोट करेंगे। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार है, जब वो भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भी भागीदारी कर रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में नारी शक्ति बंधन, यहां भी बाबा साहब को ही श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी जी ने, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बना हमारा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भाई आप तो नहीं कर पाए ना। चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में देश का प्रथम आम चुनाव। बैठिए, फिर आप नहीं रहेंगे यहां। सर, चुनाव आयोग के ही मार्गदर्शन में देश में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 52 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत से लोगों ने आर्टिकल लिखे सर, बहुत से लोगों ने लेख लिखा कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा कि नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम प्रथम चुनाव आयोग से करना शुरू किया है सर। हम चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसका हमारे साथी ललन सिंह जी ठीक ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा कि ये, हाँ बाबा साहब की बात तो आनी चाहिए ना, ये बाबा साहब ने कहा ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, और इसकी चर्चा, इस ललन सिंह जी कह रहे थे भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
इसकी चर्चा आपने मांगी, हमने कहा भाई एसआईआर तो उनका इंटरनल वर्क है चुनाव आयोग का, आप इलेक्शन रिफॉर्म में चर्चा कर लो। आप इलेक्शन रिफॉर्म माने नहीं उस समय इलेक्शन रिफॉर्म मान ले तो चर्चा हम उस समय भी कर देते। आप एसआईआर पे अड़े रहे। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें जवाब इसका है साहब, हमारे पास है जवाब। कैसे नहीं है? इनको मैंने उनको उस समय भी बताया था, उस समय भी बताया था कि माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करिए। नहीं, मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं। इनको उस समय भी बताया था कि 14 दिसंबर 1988 को बलराम जाखड़ साहब ने कहा आपकी जैसी सीट से ही कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें हम इसके कार्यों की चर्चा हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इनको पता है, बीएससी में चर्चा हुई। या संविधान के अनुकूल प्रस्ताव लाना पड़ेगा। या संविधान के अनुकूल, आपने ठीक कहा सर। तो ये मैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्टोरल रोल को ठीक रखना चाहता है, उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के संचालन हेतु निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान सभा ने ही शक्तियां प्रदान की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जिसका जिक्र मनीष तिवारी जी कर रहे थे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, RER 1960 द्वारा उसको सशक्त किया गया। मैं उन नियमों में भी आगे आऊंगा। आर्टिकल 3 to 6 यह निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर, सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आपके ही प्रश्न का और जवाब किसी दे भी रहे हैं। कानून, माननीय मंत्री, एक मिनट, माननीय मंत्री जी जो आपने प्रश्न उठाए थे, हाँ आऊंगा उसका जवाब दे मैं रहे हैं। पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है, गौरव जी जो उन्होंने कहा क्या अख्तियार है, आर्टिकल 324, 326 उसी का उल्लेख कर रहे हैं। यस, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16, जिस रूल्स की मनीष तिवारी जी बात कर रहे थे, सेक्शन 16, 19 और आरपी एक्ट 1950 नामांकन के लिए निम्नलिखित मूल पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं। ये क्या शर्तें हैं साहब, ये सुनो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब विषय आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है नहीं विषय, नहीं आपको तो अनुराग जी पता ही है, सबको पता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, सेक्शन 16। क्वालिफाइंग डेट पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए, ये सेक्शन 19। इसके अनुरूप ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन किया जाए। क्या गलत है साहब? और तथा निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य नागरिकों का एक्सक्लूजन किया जाए। ये कल्याण जी का भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, इनका भी जवाब है। इलेक्टोरल रोल की शुद्धता और अखंडता बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक विश्वसनीय रोल सभी योग्य मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने तथा अयोग्य और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो लोकतंत्र को बढ़ाता है। यही काम इलेक्शन कमीशन का है। आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 21 व अन्य प्रावधान इलेक्टोरल रोल की तैयारी और संशोधन को लीगल बेस प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 25 ये निर्धारित करता है कि ईसीआई के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए
मतदाता सूची को या तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या समरी रिवीजन, जो साल में 4 बार होता है, समरी रिवीजन के द्वारा संशोधित किया जाता है। ये काम लगातार इलेक्शन कमीशन करता है, इनके पीरियड में भी होता रहा है। एसआईआर मैं बताऊंगा तो 6-7 बार हुई है, कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। कर्नाटक में 2008 में हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ईसीआई ने इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग इलेक्टरल रोल को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार समरी या इंटेंसिव रूप में संशोधित करने का कार्य किया। ये हिस्ट्री बोलती है। आप चाहो तो मैं समय नहीं लेना चाहता, मैं डेट वाइज बता सकता हूं कब कौन सी एसआईआर हुई, किसके पीरियड में हुई, कौन प्रधानमंत्री थे, सब है हमारे पास। आप जवाब दे दें। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन, आप एक रूटीन, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री, इलेक्टरल रोल का, आप कानून मंत्री भी हैं, इसलिए आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। मैं बताता हूं। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन एक रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, जबकि इंटेंसिव रिवीजन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हाउस टू हाउस इनमरेशन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार संचालित नहीं की जा रही है। मैं डेट बता रहा हूं, इससे पहले भी इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वर्ष 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002 और 3 इस समय हुई है। लेकिन पिछले 2 दशकों में कोई भी इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया गया, क्योंकि इस अवधि में रैपिड अर्बनाइजेशन, शिक्षा या रोजगार हेतु माइग्रेशन तथा अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के चलते नागरिकों के निवास स्थान में बार बार बदलाव हुआ, इसलिए वो कहां रहते हैं ये जानकारी करना जरूरी था। इसके चलते कई मतदाता नए निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पिछले निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने में विफल रहते हैं, जिसका निशिकांत जी भी जिक्र कर रहे थे अपने माताजी और पिताजी का, जिससे डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रख करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता उत्पन्न होती रही है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह साफ, सत्यापित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अध्यक्ष जी, मुझे विपक्ष की स्थिति पर गालिब का शेर याद आ गया, आपकी अनुमति हो तो। सर आगे बढ़िए सर, मान दीजिए। गालिब को पूछा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, कोई आया गालिब को पूछने के लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, तो गालिब उनको जवाब देते हैं जो यहां अभी बोल के गए उन पर फिट बैठता है। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आई नहीं पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर, चेहरा साफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बाज नहीं आए। वोट चोरी का झूठी अफवाह फैलाने वाले विपक्ष के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हुए वोट चोरी के कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव हुआ सर, नहीं सर, ये मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव, पहला चुनाव लड़ा बॉम्बे उत्तर से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में मात्र बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। बाबा साहब मात्र 14,561 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते 74,333 वोटों को खारिज करवा दिया। यही वोट चोरी है, यही वोट चोरी है। बाबा साहब ने आगे और सुनिए सभापति जी, 74,333 ये कम वोट नहीं होते। ये जब वोट खारिज हुए तो बाबा साहब ने एक याचिका दायर की चुनाव आयोग में
जैसे ये कह रहे हैं चुनाव आयोग को हम क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रही थी कांग्रेस, ये देख लो। ये 21 अप्रैल में डेट लाया हूं, 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 पन्नों की एक याचिका तैयार की, खुद एडवोकेट थे। और सोचिए, जिन्होंने संविधान बनाया उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को कहा सुनना नहीं है। अध्यक्ष जी मेरी सुनो इधर आप। इन्होंने चुनाव आयोग को कहा सुनना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर आते हैं, संविधान में लिखा क्या है इसको पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने के आते भी नहीं। दूसरा उदाहरण सुन लिए, 1971 में आम चुनाव जिसका जिक्र कईयों ने किया, रायबरेली। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप, तो इसमें भी संविधान, इसमें कोर्ट में भी है, साबित भी हुआ। और इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना करती है ये रायबरेली का चुनाव। ये याद ही नहीं आ रहा इनको, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक कहानी, मैं राजस्थान का आदमी हूं, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहां तो कहावत है, आपके यहां है एक नहीं है, कि उल्टा चोर कोतवाल को डंक। सब जगह क्या अभी आप ये नियुक्तियों की बात सुना, ये इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला। हमारी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023, जिसमें भी बोल के गए एलओपी, जिसमें बोल पे अभी गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पारित किया, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 3-4 के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करना तथा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून बनाने तक, ये एक ऐसा अरेंजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चंदा इसमें कानून नहीं बनाया, इसलिए कानून बनाने तक हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं। और ये कोई वो कानून बन गया था क्या? इन्होंने भी तो ऐसा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन, उसकी सेवा की शर्तों के लिए बार बार अमेंडमेंट किया, तो हमने भी 2023 में अमेंडमेंट किया। और आगे और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना था, इसमें लिखा हुआ है, ये है आपका 3 to 4 सब सेक्शन 5, जिसका मनीष तिवारी जिक्र कर रहे थे। प्रोवाइडेड that the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है वैसे इसको हटाना है, और वही कंडीशन करनी है। तो संविधान में लिखा हुआ वही तो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर के आते हैं, लेकिन भाई साहब पढ़ते नहीं हैं। क्या करें इसका? इन्होंने पढ़ने का, इन्होंने भी आधा पढ़ा है, उन्होंने भी आधा ही पढ़ा। अब ये बिहार में एसआईआर हुई, मैं भी बिहार के चुनाव में था, हमारे संजय जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा भी बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं था, मुझे भी असर नहीं आया। और मुद्दे थे जो तो बोले नहीं, एसआईआर बोले, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, करारी हार हुई, तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है या एसआईआर के कारण हार गई। ये कोई तरीका है क्या? पिकनिक मनाया ये लोग को। अभी तो आपने वो गाली वाला, गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? बोलो जी। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे। कहां से रिजल्ट आएगा? कहां से रिजल्ट आएगा? हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये 12 राज्यों की एसआईआर का विषय भी है, वो भी बिहार का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मनीष तिवारी जी कह रहे थे अधिकारी प्राप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का
वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता, साथ में एक और जज है, उन्होंने जो प्रश्न उठाए उनको अस्वीकार किया। अब ये कह रहे नहीं उन्होंने हमारी बात को माना, मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ये फिर मैं कहूंगा कि आप जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है सर। आप एसआईआर करें तो ठीक, हम करें तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है। कर्नाटक में जीते है तो ठीक है, महाराष्ट्र में हारता है तो ठीक नहीं, ठीक नहीं है, ये कैसा विरोधाभास है। आप अपॉइंटमेंट करें, नवीन चावला जी का कैसे अपॉइंटमेंट करा जी इन्होंने, एमएस गिल का कैसे अपॉइंटमेंट करा इन्होंने, ये इनको जानना चाहिए ना। आप अपॉइंटमेंट करें तो ठीक, हम अपॉइंटमेंट करें तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है। नवीन चावला मीटिंग में से फोन करे, एसएमएस करे तो ठीक। हाँ, और उनके लिए एक चीफ इलेक्शन कमीशन शिकायत लिखता है राइटिंग में और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देता है, ये कैसा विरोधाभास है जी। देखिए मैं नवीन चावला का विषय भी बता देता हूं। चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी प्रश्न उठाए हैं। शायद वे भूल गए हैं कि किन लोगों ने और किस तरीके से नवीन चावला जी को चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट के समय में नवीन चावला जी जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया, जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट आप बैठ जाइए। सभा की सहमति हो तो 1 घंटे सदन की कार्रवाई को बढ़ा दिएगा। श्री थैंक यू। अब यूपीए फर्स्ट के समय नवीन चावला जी जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया और जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। ये शिकायत किसने की? हमने नहीं की, मैं बताता हूं आगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उनके कार्यों की शिकायत तथा उन्हें हटाने की सिफारिश तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री गोपाल स्वामी जी ने की राइटिंग में। फिर भी आप कुछ नहीं करे और हमारे को दोष देते हैं। उन्होंने मंत्री बनाया, हाँ बाद में उनको मंत्री भी बनाया, इसके बावजूद नवीन चावला जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं, इनके प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। आज ये हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप करो तो ठीक और हम करो तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा व्यवस्था दीजिए इसमें। इसी प्रकार श्री एमएस गिल 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्हें कांग्रेस और गांधी परिवार से निकटता और वफादारी का इनाम देते हुए पहले राज्यसभा का सदस्य, फिर सरकार में मंत्री बनाया, मंत्री इनको बनाया। वही नवीन हाँ, वो करे तो ठीक, हम करे तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है सर। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये भरोसा जनता देगी, हम नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ आपको बोलने की इजाजत देंगे, भरोसा जनता देगी। हाँ, जनता दे रही। देश के यशस्वी में अब देखो सभापति जी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस चर्चा में कुछ विषय लेके आए। मैं थोड़ा सा देश के प्रधानमंत्री जी के वेणुगोपाल जी को लगता है कुछ गलत बोल रहे तो बताइए सर, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। नहीं ऐसा कैसे, ये आपके आपने क्या बता रहे हैं सारा देश को। You can't raise any concern about unchair. Please, वेणुगोपाल जी आर वेरी सीनियर मेंबर। नहीं सर, यही तो विषय आए सर चुनाव चर्चा में। अपॉइंटमेंट, ईवीएम, एसआईआर, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, वोट चोरी, नेगेटिव कैंपेन, आधार, एमसीसी, महिलाओं की भागीदारी, शिकायत नहीं सुनता, यही विषय थे। इसी विषय पे बोल रहा हूं मैं, कोई अलग तो जा ही नहीं रहा, ये अलग जा रहा हूं, आपको लगता है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं अलग जाएंगे तो हम आपको रोक देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का विषय भी आया यहाँ, इसलिए चर्चा में ला रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लाता। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है सर। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर भारत की जनता और सामान्य मानवी के मन में ये विश्वास बना हुआ है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है, जो वादे किए जाते हैं उन्हें धरातल पे पूरा किया जाता है। इसलिए ये धारणा बलवती हुई कि मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। आप कहो तो मैं सुना दूं, आपकी इजाजत होती है? प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से,
वो और थे जो हार गए आसमान से। प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बना करके ही दम लेंगे, इसलिए उन्होंने एक सपना देखा जिनको हम साकार करने के लिए कभी रिफॉर्म की बात करते हैं, कभी परफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके इस मंत्र पे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सुधारों की यह प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। हमें पता है इस मार्ग में कुछ मुश्किलें आएगी, हमें पता है, हम जानते भी हैं और पीएम साहब भी जानते हैं, अवरोध भी आएंगे, लेकिन हम बिना थके बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए फिर किसी शायर ने कहा है, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुझे पहुंचना है 2047 तक और भारत को विकसित भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, कमाल हो गया। सुश्री एस ज्योतिमणि। Sir, Mike, sir. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on electoral reforms. Election reforms begins with one simple truth: honest, transparent, neutral, and independent election commission. But today, unfortunately, for the first time in independent India's history, the very institution meant to protect our democracy is being accused of undermining it. This is not just shocking, it shakes the foundation of our democracy and destroys people's trust in the election process. Sir, I straight come to SIR. Honorable Law Minister just spoke before me, asked a question. If Congress did SIR, this is fine, but BJP doing SIR is wrong. Sir, we are not saying like that. Honorable Law Minister was a former civil servant. He knows what is right and what is wrong. So this entire SIR exercise, the Election Commission is claiming, so we are going for a deep cleaning up voter list. We want to delete the dead voters. We want to remove the voters who migrated. We want to add the new voters. We have no problem with it. This has been done for ages by the Election Commission. Sir, what is the difference between Congress Party time SIR? What is the difference between BJP time SIR is this voter list? This voter list is from Tamil Nadu. This is a existing latest voter list. Election Commission, if it is very truthful, they have to do the addition or deletion in this voter list only. But instead, what they have done, they have simply discarded this voter list. Now they have circulated enumeration form. In my state, SIR is going on. All 6 crore 36 lakhs voter enumeration form has been circulated. Instead of using the latest voter list, they are using the 2002 voter list. That's where last SIR has happened. It's 23 years ago. Sir, tell me, why an Election Commission wanted to do a simple deletion and addition properly, not using an existing voter list, it's using a 2002 voter list. Moreover, in this enumeration form, they are asking some details. I quickly go through. Date of birth of a voter, Aadhaar N, mobile number, father or guardian name, father or guardian voter ID, mother name, mother voter ID, spouse name, if they are there, their voter ID. So this detail is enough for creating a new voter list. They are asking one more voter list one more detail from the 2002 voter list. From the 2002, during the 2000 voter list, they are asking, what is your name in the voter list? If you have a voter ID, write it. What is your relative name? What is their relationship with you? District, state, assembly. Then they are asking those details. It's not ending here. There is one more column. In that column asking, whoever you mention the relative and the relationship, their name is here. Basically, Election Commission is doing NRC exercise. They are not doing SIR. Whom Election Commission want to fool? We are not ready to be fooled by Election Commission. Honorable Law Minister should understand that there is a difference between SIR and during the Congress period and SIR during the BJP period. Sir, this election voter list completely been discarded. It's been imposed state like Tamil Nadu going for an election. In 30 days, we have to do this enormous exercise of filling this form. It's a Herculean task. And there are 5 states going for an election: Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Assam and West Bengal.
4 opposition rule state is this SIR is going on. But Assam, BJP ruling state, there is SIR is not going there. Why? Election Commission has answered this question in the press conference. He said categorically, Assam NRC rules are different. That is why we are not doing SIR in Assam. That means Election Commission is very clear. They are doing NRC. They are not doing SIR. By doing NRC, they are going to disenfranchise lakhs of people. They have already done in Bihar. This is not ending here. Rahul Gandhi ji has already, beyond any doubt, explained to the country that how voter list is manipulated. This election commission is enabling corruption in the voter list, laying the foundation for manufactured victories of the ruling BJP. Lakhs of genuine voters deleted, mostly from minorities, women, Dalits and Adivasis. Especially when come to women, you are asking this 2002 data. A woman is married and living in a spouse place, they have to write whenever they were, before marriage, whatever the polling booth they have voted or their parents have voted, in that polling booth number they have to write. How they will find out this voter list polling booth number after so many years? Even their parents is not. It's not known to their parents. So you are going to disenfranchise lot of women. So apart from that, in some places more votes counted than voters who turned up. In a 10 by 10 foot room, the EC shows more than 500 registered voters. It is a miracle only Indian Election Commission can perform. In Maharashtra, voters from Gujarat, MP, Rajasthan, UP, Bihar appear on the roads and they have promptly voted there. A state-to-state